सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज वी सेड कि हम कुछ सीरीज़ में MEG 5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने जो डाले थे वो लास्ट ईयर का एक पेपर था। किसी ने मैसेज किया था कि वो पेपर है। ऑब्वियसली इट इज़ पेपर, बिकॉज लास्ट ईयर के ही पेपर रिपीट होते हैं और उसी को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, तो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है मैंने उसमें 2 लिख दिया है, बिकॉज फर्स्ट वाला जो सीरीज़ का पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, जो मैंने मॉर्निंग में डाल दी थी। देन ये है पार्ट 2 उसका, मतलब कि इसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो इसमें भी पैटर्न जो था वो सेम ही था कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने हैं एनी टू। तो शॉर्ट नोट में आपको दे रखा है स्ट्रक्चरलिज्म बताना है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या था आप उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। शॉर्ट नोट है, 20 वर्ड्स का है। इट मीन्स कि आपको 2 पेजेस लिखने होंगे, लाइक 2 साइड्स और 2.5 साइड्स। तो स्ट्रक्चरलिज्म में आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो एक स्कूल था थॉट्स का, जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे और जो रोलांड बार्थ थे, दोनों ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक्स थे। उन्होंने इस चीज़ को स्टार्टअप किया था और 1950s के अराउंड में ये चल रहा था ये स्कूल। As the term suggests, it refers to the way of the thinking that claims that nature of every element in any given situation has no significance by itself, कि किसी भी चीज़ का उससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। आप इसके बारे में इसमें लॉजिकली दे सकते हैं, या फिर आप दोनों ही जो क्रिटिक्स हैं जैसे कि लेवी स्ट्रॉस हैं और जो रोलांड बार्थ है उन दोनों के बारे में भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन इसका जो पार्ट बी है उसमें बता रखा है पोइट्री एज ए इंस्पिरेशन। आई डोंट नो ये किस यूनिट से लिया गया है, बट स्टिल एक जनरल से अगर हम बात करें जनरल क्वेश्चन की, तो पोइट्री एज इंस्पिरेशन आप इसे रोमांटिसिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोमांटिसिज्म में पोइट्री को इंस्पिरेशन देखा जाता था। जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज़ हैं उनको आप ले सकते हो, या फिर आप इसे क्लासिकल से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो एरिस्टोटल है उनके लिए जो पोइट्री थी वो एक इंस्पिरेशन थी। जो प्लेटो थे उनके लिए पोइट्री जो थी वो माइमेसिस हुआ करती थी, वो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन एरिस्टोटल पोइट्री को प्रेस करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 पार्ट है, मतलब कि सी पार्ट है, उसमें फैंसी एंड इमेजिनेशन बताना है। तो फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में कोल्ड्रिज ने बात करी है अपनी जो उनका ऐसे है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें इन्होंने इस दोनों टर्म को डिफाइन किया है। तो जो इमेजिनेशन होती है वो तो हर एक इंसान में कॉमन होती है, लेकिन जो फैंसी होती है वो सिर्फ जो पोइट्स होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, ऐसा कोल्ड्रिज ने बोला है। मतलब कि जो इमेजिनेशन है वो हम सभी को दिखाई देती है। जैसे हम कुछ भी देखते हैं अपने सराउंडिंग में, वर्ल्ड में, तो हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारी इमेजिनेशन में कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि वो हम एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं। लेकिन जो फैंसी है वो सिर्फ कुछ लॉजिकल फैकल्टी होती है या फिर मैकेनिकल होती हैं, सिर्फ वो देख सकते हैं, जैसे कि पोइट्स हैं। क्योंकि पोइट्स अगर ऐसी कोई चीज़ों को देखते हैं तो वो उस चीज़ को डायरेक्टली ना बोलकर मेटाफर्स का, सिमिलीज का या फिर अदर पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो वो उनकी फैंसी होती है। और जो इसका डी सेक्शन है उसमें आपको सिमोन डी ब्यूवर के बारे में बताना है। तो ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी, तो आप इसमें इनका जो ऐसे है द सेकंड सेक्स उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज उन्होंने इस ऐसे को लिखा है। आप इनके बारे में सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनकी जो वर्क इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी है, बिकॉज किसी भी पर्सन के बारे में लिखना इज़ नॉट लॉजिकल कि आप सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है वो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का है। देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या करना है, उस वर्क को और उस पर्सन को आपस में रिलेट करना है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। इनके कंट्रीब्यूशन में आपको पता है इन्होंने सेकंड सेक्स के बारे में लिखा है, तो वैसे आप यहाँ पे इलेबरेट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट है थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ अ सोशल फंक्शन। कैसे है ये आपको डिस्कस करना है। जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं अगर कोई क्रिटिक है वो किसी भी लिटरेचर के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, तो उससे सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो सोसाइटी के लोग हैं अगर वो उस क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिलता है किसी भी पोइट्री को पढ़ने का, टेक्स्ट को पढ़ने का, या फिर कोई भी लिटरेरी पीस है उसको पढ़ने का। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, डीकंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, या फिर न्यू क्रिटिसिज्म है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी में वर्क करती हैं, सोशल फंक्शन है इसका, किसी भी चीज़ का जो भी क्रिटिसिज्म होता है उसका सोशल फंक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ माइमेसिस। माइमेसिस बताना है इसमें आपको कि जो एरिस्टोटल है उनकी क्या थ्योरी है माइमेसिस को लेके। माइमेसिस का मतलब इमिटेशन भी होता है, कि जो इमिटेशन है वो किस तरीके से इन्होंने शो कर रखा है अपने वर्क में।
तो जितने भी पेपर्स हैं या फिर जितने भी अगर हम बोलें एक जो क्वेश्चन होगा वो एरिस्टोटल और प्लेटो से रिलेटेड ज़रूर होने वाला है, क्योंकि सब में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये तो दोनों का कंपेयर आ जाता है, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, दोनों के व्यूज़ कैसे अलग हैं, कैसे सिमिलर हैं। सिमिलर तो खैर नहीं है दोनों के, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही अपोजिट में वर्क करते हैं अगर हम वर्क में बात करें, क्योंकि प्लेटो जो है वो आर्ट्स को, जो आर्ट है, पोइट्री है, इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं और एरिस्टोटल एक तरीके से उन्हें प्रेस करते हैं। तो इसमें आपको उनकी थ्योरी ऑफ माइमेसिस देनी है। माइमेसिस जैसे कि मैंने बताया इमिटेशन होता है, चीटिंग करना, नकल करना। जो कोई कॉपी को, जैसे हमने नेचर में कुछ देखा हम उसे देख के अपनी पोइट्री में लिख रहे हैं, तो वो इनका माइमेसिस का कंसेप्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है इंटेंशनल फैलेसी को और अफेक्टिव फैलेसी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी सा है। इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है? जब आप जानबूझकर कोई गलती कर देते हैं, जैसे आप एज्यूम कर लेते हैं कि कोई आप वर्क पढ़ रहे हैं और आपने जानबूझकर कोई गलती कर दी है। आप एज्यूम कर लेते हो कि राइटर ने ये सोच के लिखा होगा, वो सोच कर लिखा होगा। ये होती है इंटेंशनल। एंड देन अफेक्टिव फैलेसी होती है, जैसे कि कोई भी वर्क आपके ऊपर किस तरीके से अफेक्ट करता है, आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक क्रिटिसिज्म लिख दो उससे रिलेटेड। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्स्ट जो आपने आज पढ़ा है वो आपको सेम तरीके से इफ़ेक्ट करेगा 10 साल बाद भी। मे बी उस टाइम पे आपका जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ के बेसिस पे किसी भी राइटर के वर्क को जज करना वो एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है कि आप उस तरीके से लिख रहे हैं। और फैलेसी का मतलब ही होता है मिस्टेक करना, गलती करना। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इट मीन बाय सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर आपको इसे इंटरप्रेट करना है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि जो मार्क्सिज्म है वो इसी चीज़ पे वर्क करता है कि जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से वहाँ पर फंक्शन भी होता है, क्योंकि मार्क्सिज्म का वर्क ही यही है कि वो सोसाइटी की जो हायरार्की है उसके ऊपर काम करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी द सुपर स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्लेस इन द सोशल कंस्ट्रक्शन wherein the ideas of law, religion, culture, ideology, and literature work upon. Some superstructure can be very much dependent upon base, while some can be relatively free from it. Literature is an important part of the superstructure as it has a great relation with the philosophical, cultural, and ideological trends of the society, and also it reflects relationship with the various social issues, including those which are very central at the base. क्या बोला गया है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कि कोई भी आइडिया है लॉ से, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को शो करता है। तो आपको इसमें जो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उसके बारे में इसमें बताना है। देन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेथ ऑफ द ऑथर एज अ क्रिटिकल थ्योरी। इसमें आपको जो बार्थ का ऐसे है डेथ ऑफ द ऑथर उसके बारे में बताना है कि जो एक वर्क है उस वो एक बार अगर पब्लिश हो गया तो जो उसका ऑथर है उसकी डेथ हो गई है, नॉट इन फिजिकल सेंस कि वो सच में मर गया है, बट इन अ मेटाफिजिकल सेंस कि वो मरा नहीं है। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने अगर वो वर्क लिख दिया है तो उसके बाद जो ऑथर है उसका उस वर्क से कोई रिलेशन नहीं है। अब जो रीडर उसे पढ़ेगा वो उसका फादर बनेगा, तो वो अपने हिसाब से उस वर्क को इंटरप्रेट कर सकता है जैसा वो चाहेगा। तो आपको वाली जो ऐसे है थ्योरी है वो यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बताना है अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। इसमें आपको पोको थ्योरी बतानी है कि जो जब रूल ख़त्म हो गया था उसके बाद, जैसे ब्रिटिशर्स का रूल था उसके ख़त्म होने के बाद की जो थ्योरी है विद रेफरेंस टू सईद, स्पिवाक एंड भाभा। तो इन सभी ने मिलकर कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज पीपल थे उनके लिए आवाज़ उठाई थी अपने अपने वर्क में। जैसे कि सईद का वर्क है, एडवर्ड सईद का जो वर्क है ओरिएंटलिज्म, उसमें इन्होंने दिखाया कि जो वेस्ट के लोग हैं वो ईस्ट को एकदम सैवेज की तरह पोर्ट्रेट करते हैं। आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। स्पीवाक का है जैसे कि कैन सब ऑल्टर्न स्पीक, कि जो सब ऑल्टर्न वो होते हैं जो बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकते, बल्कि इसलिए बोला गया क्योंकि वो मार्जिनलाइज है, सोसाइटी से एक तरीके से अलग है, सोसाइटी उन्हें बोलने नहीं देती है, तो उस हिसाब से बोला गया है। और जो होमी भाभा का जो कंसेप्ट है उसमें भी यही बता रखा है। तो आप इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इन तीनों की जो थ्योरी है उसको समराइज़ कर सकते हैं। और पोको के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मेनली किस किस चीज़ों के ऊपर बात करती है, और सबसे जो उसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि ईस्ट के साइड के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से सप्रेस किया गया है या फिर यहाँ के जो लिटरेचर है उसे किस तरीके से दिखाया गया है।
तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन सब में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल वेटेज जो होती है आपकी हो जाती है 100 मार्क्स की। और इसमें जो मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा वो है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बार बार रिपीट होता है। एरिस्टोटल से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, प्लेटो से भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। बेश हो सकता है एक शॉर्ट नोट आ जाए माइमेसिस के ऊपर या फिर इमिटेशन के ऊपर या फिर इनके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी उनके ऊपर, या फिर उस एलिमेंट्स में से किसी भी एक के ऊपर, जैसे कि कैरेक्टर है, प्लॉट है, इनमें से किसी के भी ऊपर। ऑल राइट, तो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।